एपिसोड 21 फेंक दूं ये कंगन। अभिमन्यु और युवराज दोनों एक दूसरे को देखने लगे। युवराज ने उस ताबीज को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। अभिमन्यु बोला, अंडस्को, इसे खोलकर देखते हैं। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, नहीं, अगर खोलेंगी तो इसकी शक्तियां कम हो जाएगी। हमें पता लगाना होगा कि यह ताबीज किसने बनाया है और किसके लिए बनाया है। अब आगे। अभिमन्यु और युवराज उस ताबीज को लेकर अपने कमरे में आ गए। दोनों ही सोच रहे थे कि ताबीज की गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। बात करते करते दोनों एक ही कमरे में सो गए। अगली सुबह सम्राट ड्राइव कर रहा था। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। सम्राट बिना किसी को बताए हुए ही हवेली से निकल आया। वो जानता था अगर वो किसी को बता कर आएगा तो उसे दादा दादी आने नहीं देंगे, इसलिए वह हवेली से सुबह सुबह ही निकल आया। सम्राट ने अपने साथ युवराज को लाना भी ठीक नहीं समझा। उसे लगा युवराज तो बाद में खुद भी आ जाएगा। सम्राट ने करीब 10 किलोमीटर ड्राइव कर ली थी। अब हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। सम्राट का फोन वाइब्रेट हुआ। सम्राट ने कुछ सेकंड के लिए अपनी नजरें सामने से हटाए और अपने फोन की तरफ देखा जो उसके बराबर वाली सीट पर पड़ा हुआ था, और अचानक ही उसने सामने देखा और ब्रेक मार दी। सामने एक लड़की थी जो सम्राट की गाड़ी से टकराने से बच गई। उस लड़की को देखकर सम्राट को गुस्सा आ गया, क्योंकि अभी अगर सम्राट ब्रेक नहीं मारता तो वह लड़की सम्राट की गाड़ी से टकरा जाती। सम्राट गुस्से में गाड़ी से उतरा और उस लड़की को देखकर चिल्लाता हुआ बोला, अंडस्को, दिखाई नहीं देता, अंधी हो? मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए? ब्रेक नहीं मारता तो अभी तुम्हारा कल्याण हो जाता। ब्रेक लगने से वह लड़की सड़क पर गिर गई थी। वह लड़की उठी। उसने सफेद रंग का लहंगा पहना हुआ था। वह लड़की उस सफेद रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि उसने ना कोई ज्वेलरी पहनी हुई थी और ना ही कोई मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसका दूध सा रंग उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उस लड़की के बाल खुले हुए थे। उस लड़की ने अपने बालों में माथा पट्टी लगा रखा था। वह माथा पट्टी सोने का था और उस पर एक लाल रंग का मोती भी था। उस लड़की के बालों में वह माथा पट्टी बहुत सुंदर लग रहा था। वह माथा पट्टी उस लड़की की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। कुछ सेकंड के लिए सम्राट भी उसे देखता रहा और फिर से चिल्लाकर बोला, अंडस्को, सुनाई कम देता है? तुमसे कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए? इतनी चौड़ी रोड है, लेकिन तुम्हें मेरी गाड़ी के सामने ही आना था। उस लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंडस्को, ओ राणा साहब, इतना गुस्सा मत कीजिए, मरना तो एक दिन सबको है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, तो तुम मुझे जानती हो? लड़की बोली, अंडस्को, हाँ जानती हूँ, आपको कौन नहीं जानता? रणधीर सिंह राणा के पोते हो ना आप? तुम मुझे कब से और कैसे जानती हो? सम्राट ने पूछा। वह लड़की बोली, अंडस्को, आपको तो मैं बरसों से जानती हूँ। जब से आप खुद को नहीं जानते तब से जानती हूँ। ये तो पूछिए ही मत कि मैं आपको कब से जानती हूँ। सम्राट बोला, अंडस्को, अच्छा ठीक है, अब आगे से हटो, मुझे जाना है। इस पर वो लड़की बोली, अंडस्को, कहाँ जाओगे राणा साहब? आपके सारे रास्ते घूमकर हवेली ही जाते हैं। सम्राट खुद में ही बड़बड़ाया, ये लड़की पागल है क्या? लगता है गिरने से इसका दिमाग हिल गया, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। फिर उसने गुस्से में कहा, अंडस्को, ए लड़की, कहा ना मेरे सामने से हटो, मुझे जाना है। वो लड़की बोली, अंडस्को, राणा साहब, पूरी बात तो सुनो, आगे पुलिया टूटी हुई है, आपकी मोटर गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। सम्राट उसे हैरानी से देखने लगा। उस लड़की ने सम्राट के भाव को समझकर कहा, अंडस्को, अरे मैं सच कह रही हूँ, आगे पुलिया टूटी हुई है, कल तूफान नहीं आया था, भूल गए? सम्राट को याद आया कि जब कल सृष्टि उसे खाना खिला रही थी तो बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही थी। सम्राट अपने ही ख्यालों में था कि उस लड़की की आवाज फिर आए, अंडस्को, और राणा साहब, मैं सच कह रही हूँ, आगे पुलिया टूटी हुई है, अब आप इस गांव से नहीं जा सकते। सम्राट ने कहा, अंडस्को, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं? मैं जाकर खुद देख लूंगा कि पुलिया टूटी है या नहीं। सम्राट गाड़ी में बैठने लगा तो वो लड़की बोली, अंडस्को, आपकी मर्जी राणा साहब, मैं तो आपको सच ही बता रही हूँ। सम्राट ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। सम्राट ने गाड़ी का गियर ही चेंज किया था कि सामने से एक बहुत बूढ़ा आदमी एक पोटली लेकर सम्राट की तरफ आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी जैसे ही सम्राट की गाड़ी तक पहुंचा, सम्राट ने अपनी गाड़ी के शीशे नीचे करके कहा, अंडस्को, बाबा आप वापस क्यों आ रहे हैं? इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को, बेटा, आगे पुलिया टूटी हुई है ना, इसीलिए सोचा था शहर जाकर कुछ सामान बेचाऊंगा, लेकिन लगता है अब जा नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर चला गया। वह लड़की हंसते हुए बोली, अंडस्को, मैंने तो पहले ही कहा था राणा साहब मत जाए, लेकिन आपको ही मेरी बातों पर यकीन नहीं। सम्राट को गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले ही दादा दादी उसे जाने नहीं दे रहे थे और आज वह जब जाना चाहता था तो ये पुलिया टूट गई, इसलिए उसने अपनी गाड़ी में गियर चेंज किया और गाड़ी घुमा ली। दूसरी तरफ सृष्टि जब सोकर उठी तो उसने कमरे में सम्राट को नहीं देखा।
सृष्टि को लगा शायद सम्राट फ्रेश होकर बाहर चला गया होगा। सृष्टि भी फ्रेश हो गई और उसने येलो कलर की एक साड़ी पहनी और फिर वो भी कमरे से बाहर आ गई। जब वह नीचे हॉल में आई तो उसने दादाजी को चिल्लाते हुए सुना, रत्नावती, सम्राट कहाँ गया? रत्नावती दादाजी की आवाज़ सुनकर बाहर आई। उन्होंने रणधीर जी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता सम्राट के दादाजी की सम्राट कहाँ है, शायद अपने कमरे में होगा। इस पर जो सृष्टि सीढ़ियों से होती हुई नीचे आ रही थी उसने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, कमरे में तो वो नहीं है। दादाजी ने विनोद को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, विनोद विनोद। विनोद इस वक्त गार्डन में था। वो भागता हुआ अंदर आया। विनोद को देखकर दादाजी ने कहा, अंडस्को, विनोद, सम्राट कहाँ है? इस पर विनोद ने कहा, अंडस्को, मलिक, वो तो सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी लेकर चले गए। दादाजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने विनोद को सुलगती हुई आंखों से देखते हुए कहा, अंडस्को, विनोद, तुम जानते हो ना सम्राट का यहाँ रहना कितना जरूरी है, तुमने उसे रोका नहीं। इस पर विनोद ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, बड़े मालिक, हमने कहा था कि रुक जाओ लेकिन वो माने नहीं। शोर सुनकर अभिमन्यु और युवराज भी बाहर आ गए। युवराज ने दादाजी को देखकर कहा, अंडस्को, दादाजी क्या हुआ? इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट चला गया। युवराज हैरान होकर बोला, अंडस्को, मेरे बिना ही चला गया? सम्राट चला गया? ये सुनकर सृष्टि भी उदास हो गई। दादाजी को टेंशन होने लगी और वो गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगे और फिर उन्होंने रत्नावती को देखकर कहा, अंडस्को, मैंने पहले ही कहा था उसे हवेली में ही रखते हैं, बाहर नहीं भेजते, लेकिन तुम ही नहीं मानी। तुमने ही कहा कि सम्राट डॉक्टर बनना चाहता है और तुम्हारी बातों में आकर मैंने उसे शहर भेज दिया। पता नहीं ये लड़का कब समझेगा, समझता क्यों नहीं है? दादाजी अपने ही गुस्से में बोले जा रहे थे और तभी बाहर से आवाज आए, अंडस्को, कहीं नहीं गया दादाजी। सबने आंख उठाकर देखा था, सम्राट खड़ा था। सम्राट को देखकर दादी ने राहत की सांस ली, जबकि दादाजी खड़े होकर गुस्से में बोले, अंडस्को, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे पूछे बिना चले जाओगे। इस पर सम्राट ने गाड़ी की चाबी विनोद को देकर कहा, अंडस्को, आपसे पूछता तो आप मुझे जाने देते नहीं ना, इसीलिए बिना बताए जा रहा था, लेकिन मेरी किस्मत देखो, पुलिया टूटी हुई है, मैं अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा ही नहीं सकता। दादी आगे आई, सम्राट से बोली, अंडस्को, सम्राट, हम तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जहां भी जाना है सृष्टि को लेकर जाओ। सम्राट का दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा था। सम्राट अपनी कमीज के बाजू फोल्ड करके सोफे पर बैठ गया और फिर बोला, अंडस्को, दादी, ये पुलिया कब तक ठीक हो जाएगी? सम्राट की बात सुनकर दादाजी ने मन ही मन कहा, अंडस्को, अब ये पुलिया कभी ठीक नहीं होगी, अब तुम कभी शहर नहीं जाओगे। सम्राट ने फिर पूछा, दादी बताओ ना अंडस्को, ये पुलिया कब ठीक होगी? दादी बोली, अंडस्को, भला मुझे क्या पता कब ठीक होगी। दादाजी ने अपना गुस्सा शांत किया और सम्राट के पास बैठ गए और फिर बोले, अंडस्को, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस ही तो करनी है, तुम गांव के बाहर जो अस्पताल है वहां भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां तो ज्यादा डॉक्टर भी नहीं है। सम्राट बोला, अंडस्को, दादाजी आप समझ नहीं रहे। इस पर दादाजी ने फिर कहा, अंडस्को, समझ तुम नहीं रहे, शहर में तो न जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ तो गिने चुने 2 ही डॉक्टर हैं। अगर तुम उस अस्पताल में प्रैक्टिस करोगे तो मैं उस अस्पताल की मरम्मत भी करवा दूंगा। सम्राट ने कहा, अंडस्को, आप चाहते हो कि मैं इस गांव में फंस कर रह जाऊं? दादाजी ने कहा, अंडस्को, सम्राट डॉक्टर को वहां होना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत शहर से ज्यादा गांव में है। तुमने देखा ना, आज भी गांव के लोग अपनी दवा दारू हकीमों से करवाते हैं। कम से कम गांव वालों के बारे में सोचो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सम्राट ने दादाजी की तरफ देखा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। दादाजी भी अपने कमरे में चले गए, दादी भी उनके पीछे पीछे चली गई। दादाजी गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। वो किसी न किसी तरह सम्राट को यहीं रोकना चाहते थे। वो चाहते थे या तो सम्राट यहीं रह जाए या फिर सृष्टि को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए, लेकिन सम्राट तो दोनों में से कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। रणधीर सिंह जी को गुस्से में देखकर दादी ने कहा, अंडस्को, सम्राट के दादाजी, आप अपनी बीपी की दवाई खा लीजिए, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, सम्राट आप पर ही गया है, वह आपकी बात जल्दी से नहीं मानेगा, आपके जितना ही जिद्दी है। इतना कहकर दादी अलमारी में दवाएं टटोलने लगी, लेकिन तभी अलमारी में से एक कंगन नीचे गिर गया और लुढ़कता हुआ दादाजी के पैर के पास आ गया। दादाजी ने जैसे ही उस कंगन को देखा, उनके माथे पर शिकन और आ गई। उन्होंने इस कंगन को उठाया और रत्नावती की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, रत्नावती, कितनी बार कहा है इस कंगन को कहीं फेंक दो, लेकिन तुमने तो इस कंगन को संभाल कर रखा हुआ है। ये कंगन जब जब मेरे सामने आता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब दादी को भी गुस्सा आ गया और वह रणधीर सिंह राणा के सामने आकर बोली,
अंडरस्को सम्राट के दादाजी, मैं जानती हूँ इस कंगन को देखकर आपको पुरानी यादें याद आ जाती है, लेकिन मैं ये कंगन नहीं फेंकूंगी। जब जब आप इस कंगन को देखेंगे आपको अपने बुरे काम याद आएंगे। आपको याद आएगी कि आपने उस मासूम सी लड़की के साथ क्या किया। इस पर दादाजी चिल्लाए, वह लड़की मासूम नहीं थी। मानता हूँ मैं कि मैं बहुत ज्यादा अत्याचारी था, लेकिन वह लड़की मासूम नहीं थी। अगर मैं उसकी मासूमियत को नहीं कुचलता तो वह अब तक हवेली के हर सदस्य को नर्क तक पहुंचा देती। इस पर दादी बोली, अंडरस्को सम्राट के दादाजी, मैंने आपका अच्छे बुरे में हमेशा साथ दिया है। आप बुरे थे तब भी मैं आपके साथ खड़ी रही, आप अच्छे थे तब भी मैं आपके साथ खड़ी थी। आप मानो ना मानो, लेकिन वो लड़की मासूम थी, आपने उस लड़की का फायदा उठाया। क्या पुलिया ठीक होने के बाद सम्राट सृष्टि को छोड़कर शहर चला जाएगा? किस लड़की की बात कर रही है रत्नावती? कौन हुई राणा रणधीर सिंह के जुल्मों की शिकार? एपिसोड 22 बंजारन। इस पर दादाजी चिल्लाए, वह लड़की मासूम नहीं थी। मानता हूँ मैं कि मैं बहुत ज्यादा अत्याचारी था, लेकिन वह लड़की मासूम नहीं थी। अगर मैं उसकी मासूमियत को नहीं कुचलता तो वह अब तक हवेली के हर सदस्य को नर्क तक पहुंचा देती। इस पर दादी बोली, अंडरस्को सम्राट के दादाजी, मैंने आपका अच्छे बुरे में हमेशा साथ दिया है। आप बुरे थे तभी मैं आपके साथ खड़ी रही, आप अच्छे थे तब भी मैं आपके साथ खड़ी थी। आप मानो ना मानो, लेकिन वह लड़की मासूम थी, आपने उस लड़की का फायदा उठाया। ए फ्लैट आगे रणधीर सिंह राणा जी चिल्लाए, मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। इस पर दादी भी चिल्लाए, फायदा तो आपने उसका उठाया। आप उसकी सच्चाई जानते हुए भी उसके नजदीक गए और इतने नजदीक कि वह मां बन गई। दादाजी फिर से गुस्से में बोले, अंडरस्को मुझे सच में उसकी सच्चाई मालूम नहीं थी, अगर मालूम होती तो मैं उसके नजदीक नहीं जाता। दादी भी गुस्से में बोली, अंडरस्को और जब मालूम हुई तब आपने क्या किया? आपने जो किया उस लड़की के साथ वह बहुत गलत किया। जो भी था वह लड़की एक औरत थी और आपको एक औरत की इज्जत करनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात वह आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। दादी अपना गुस्सा निकाल कर वहां से चली गई। दादाजी ने उस कंगन को देखा और फिर उनकी आंखों में पुरानी यादें आ गई। फ्लैशबैक 50 साल पहले रणधीर सिंह जी एक लड़की के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। वह लड़की करीब 18-19 साल की होगी, दिखने में सुंदर थी, उसने बंजारों वाले कपड़े पहने हुए थे। वह लड़की रणधीर जी की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को राणा साहब, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहोगे? शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? इस पर रणधीर जी बोले, अंडरस्को तुम तो जानती हो मेरे पिताजी एक बंजारन से मेरी शादी नहीं करेंगे। वह लड़की हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को अगर एक बंजारन से शादी नहीं करेंगी तो मुझे रोज रोज मिलने यहाँ क्यों आते हैं? मेरे बाबा को पता चलेगा तो वह मुझ पर गुस्सा करेंगे। उस लड़की की हल्की नाराजगी देखकर रणधीर ने अपनी जेब से एक कंगन निकला जो सोने का था। रणधीर ने वह कंगन उस लड़की को पहनाते हुए कहा, अंडरस्को तुम तो बुरा मान गई, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर कंगन लेकर आया हूँ। इस पर वह लड़की बोली, अंडरस्को लेकिन लेकर तो एक ही आए हैं, दूसरा कहाँ है? रणधीर सिंह राणा बोले, अंडरस्को दूसरा भी दे दूंगा, पहले तुम मेरे नजदीक तो आओ। इतना कहकर रणधीर सिंह राणा उस लड़की के नजदीक चले गए। उस लड़की ने भी खुशी खुशी खुद को रणधीर सिंह राणा को दे दिया। कुछ वक्त बिताने के बाद रणधीर सिंह राणा ने उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को अब तुम कपड़े पहन लो, मैं जा रहा हूँ, कल फिर मिलने आऊंगा। इस पर वह लड़की बोली, अंडरस्को राणा साहब शादी कर लीजिए ना, ऐसे कब तक मुझे यहाँ छुप छुप के बुलाते रहेंगे? आखिर मुझे भी तो अपने बाबा को जवाब देना होता है। रणवीर सिंह राणा ने कहा, अंडरस्को बहुत जल्द शादी करूंगा, अभी फिलहाल तुम घर जाओ। इतना कहकर रणजीत सिंह राणा अपने घोड़े पर बैठे और जंगल से बाहर आ गए। उस लड़की ने उस कंगन को अपने सीने से लगा लिया। रणजीत सिंह राणा जब हवेली पहुंचे तो उनके पिताजी बाहर ही खड़े थे, जो गुस्से में रणधीर सिंह राणा को देख रहे थे। रणवीर सिंह राणा के पिताजी ने गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अभी भी उस बंजारन से मिलते हो। रणधीर सिंह राणा ने अपने होठों पर हाथ फेर कर कहा, अंडरस्को पिताजी राणा तो कई रानियां रखते थे, मैंने तो फिर भी एक बंजारन को ही रखेल रखा हुआ है। इस पर रणवीर सिंह राणा के पिताजी ने कहा, अंडरस्को कुछ तो शर्म करो, रणधीर जिसे तुम रखेल कह रहे हो उस लड़की ने खुद को तुम्हें समर्पित किया है, किसी भरोसे पर ही क्या होगा, लेकिन तुम तो बेशर्मों की तरह उस लड़की की इज्जत के साथ खेल रहे हो। तुम्हें एक दिन ये सब भारी पड़ेगा, तुम इधर के रहोगे ना उधर के। उस लड़की को बता दो कि तुम शादीशुदा हो, वह अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। रणधीर सिंह राणा ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को पिताजी भला मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही क्यों मारूं? उस बंजारन में जो नशा है वह आपकी लाई हुई बहू में नहीं। इतना कहकर रणधीर ने आंखें उठाई तो रत्नावती बालकनी में खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे।
रत्नावती भी जानती थी कि उसका पति किसी बंजारन से मिलता है, लेकिन शर्म के मारे उसने ना कभी अपने मायके में जिक्र किया और ना ही ससुराल में। रणधीर सिंह हवेली के अंदर आने लगा तो उनके पिताजी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रणधीर, अभी भी वक्त है, अपने भटके हुए कदम रोक लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे भटके हुए कदमों की वजह से यह हवेली शमशान बन जाए। समझने की कोशिश करो, एक औरत के दिल को धोखा दोगी तो उस दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी विफल नहीं जाएगी। मुझे डर लगता है कि वह बंजारन इस घर को बद्दुआ ना दे दे, इस हवेली का नाश ना हो जाए। अगर उस बंजारन ने बद्दुआ दे दी तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। अब भी कहता हूँ, संभल जाओ रणधीर। फ्लैशबैक एंड संभल जाओ रणधीर, संभल जाओ रणधीर। यह शब्द अभी रणधीर सिंह राणा में के कानों में गूंज रहे थे। रणधीर सिंह राणा खुद में ही बोला, काश उस वक्त पिताजी की बात मान लेता, काश उस वक्त मैं पिताजी की बातों को गंभीरता से ले लेता तो ये सब नहीं होता। दूसरी तरफ सम्राट जब कमरे में आया तो बहुत गुस्सा था। वह चुपचाप गुस्से में जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। वह यहाँ से किसी भी तरीके से जाना चाहता था। एक तो पहले ही दादा दादी उसे जाने नहीं दे रहे थे, ऊपर से पुलिया टूट गई। अब तो सम्राट का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। तभी सृष्टि खाना लेकर कमरे में आई। सृष्टि ने थाली मेज पर रखी और बालकनी में जाकर सम्राट को देखकर बोली, डॉक्टर जी खाना खा लीजिए। सम्राट का मूड बहुत खराब था। उसने बहुत लो साउंड करते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। सृष्टि ने सम्राट को देखा और सम्राट ने सृष्टि को। सृष्टि जो कहना चाहती थी सम्राट वह समझ गया और फिर बोला, हाँ जानता हूँ भूखी रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन मेरा अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। सृष्टि ने कहा, आप खाना खा लीजिए, खाना खाकर सोचेंगे तो आपकी समस्या का समाधान जल्दी मिल जाएगा। इस पर सम्राट ने हल्का सा हंसकर कहा, पुलिया कैसे ठीक होगी? उसमें तो ठीक होने में टाइम लगेगा। मुझे लग रहा मैं यही फंसकर रह जाऊंगा। मेरे हॉस्पिटल से मेल पर मेल आ रहे हैं, समझ नहीं आता उन्हें क्या जवाब दूं। सृष्टि ने हैरानी से सम्राट को देखा और फिर पूछा, डॉक्टर जी यह ईमेल क्या होता है? सम्राट ने कहा, लैपटॉप का नाम सुना है। सृष्टि ने ना में ही गर्दन हिला दे। सम्राट बोला, चलो मैं दिखाता हूँ। सम्राट सृष्टि को लेकर कमरे में आ गया। दोनों सोफे पर बैठे थे और सम्राट सृष्टि को लैपटॉप के बारे में बता रहा था। फिर उसने सृष्टि को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, ईमेल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। सम्राट और सृष्टि आपस में बात कर रहे थे और दोनों की ही दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सम्राट सृष्टि को इन सारी बातों की जानकारी दे रहा था और सृष्टि भी बहुत ध्यान से सम्राट की बातें सुन रही थी। सृष्टि ने इस बीच सम्राट को अपने हाथ से खाना भी खिला दिया और सम्राट ने बिना किसी झिझक के खा भी लिया। दूसरी तरफ अभिमन्यु और युवराज उस ताबीज के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से शुरुआत करें। कैसे पता करें कि यह ताबीज कहाँ से आया और यह सक्षम के कमरे में कैसे पहुंचा। दोनों ही गार्डन में घूम रहे थे और तभी उनकी नज़र विनोद पर पड़ी। विनोद दादाजी की गाड़ी को साफ कर रहा था। युवराज ने अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु यह विनोद हवेली में कब से काम कर रहा है? अभिमन्यु ने कहा, पता नहीं, लेकिन बचपन से तो मैं इसे देखता आया हूँ। युवराज ने कहा, चलो इसी से पूछताछ करते हैं। युवराज विनोद के पास आकर बोला, और विनोद तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? सर 20 साल तो हो गए, विनोद बोला। युवराज कुछ पूछता है उससे पहले ही अभिमन्यु ने युवराज का हाथ पकड़ लिया और बातों को घुमाते हुए कहा, विनोद यहाँ एक और नौकर था ना जो काम करता था, मुझे याद नहीं है उसका नाम, लेकिन वह बहुत अच्छा था। इस पर विनोद ने झट से कहा, हाँ मलिक उनका नाम भूला था। अभिमन्यु ने विनोद की बात की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भूला नाम था उनका, अब वह कहाँ है? अब यहाँ काम नहीं करते। इस पर विनोद ने कहा, नहीं मालिक, अब वह यहाँ काम नहीं करते, वो तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, यही पास के गांव में ही रहते हैं, अब उनके बस की काम करना नहीं है, इसीलिए तो बड़े मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया। अभिमन्यु बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। अभिमन्यु और युवराज विनोद के पास से दूसरी तरफ चले गए और फिर अभिमन्यु ने कहा, युवराज मुझे नहीं लगता विनोद को कुछ भी पता होगा, हमें भोला काका से पूछना चाहिए, हो ना हो भोला काका को सब कुछ पता होगा। वह दादाजी के पिताजी के टाइम से इस घर में काम कर रहे थे। युवराज ने कहा, हाँ शायद तू ठीक कह रहा है, मुझे लगता नहीं दादा दादी हमें कुछ भी बताएंगे, हो ना हो हमें भोला से ही कुछ मालूम चलेगा। दोनों ही वहां से जाने के लिए तैयार थे और तभी उन्होंने देखा सक्षम जंगल की तरफ जा रहा है। सक्षम को देखकर दोनों ही हैरान हो गए। अभिमन्यु ने कहा, युवराज सक्षम का पीछा करे क्या? इस पर युवराज ने कहा,
यार ये तो रोज जंगल में जाता है, इसका पीछे किसी और दिन कर देंगे, पहले भोला काका से मिल लेते हैं। वैसे भी विनोद कह रहा था भोला काका बहुत बूढ़े हैं, ऐसा ना हो उनका टिकट कट जाए, चल पहले उनसे मिलते हैं। अभिमन्यु और युवराज दोनों ने ही इस बात पर हामी भरी और गांव की तरफ अपनी बाइक लेकर चले गए। दोनों ही गांव में पहुंच गए। दोनों ही भोला काका के घर को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें भोला काका का घर मिल ही नहीं रहा था। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उन्हें कोई भोला काका के बारे में बताने को तैयार नहीं था। युवराज ने एक 40 साल की औरत से पूछा, अंडस्को, क्या आप हमें बताएंगी भोला काका जो हवेली में काम करते थे उनका घर कहाँ है? उस औरत ने युवराज को ऊपर से नीचे देखा और फिर अपनी साड़ी का पल्लू अपनी चेहरे पर रख कर चली गई। युवराज ने कंधे उचकाकर अभिमन्यु को देखा और बोला, अंडस्को, यार ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो ये इतना मटक कर चली गई? अभिमन्यु ने हल्का सा हंस कर कहा, अंडस्को, लगता है तेरी शक्ल पसंद नहीं आई, रुक मैं पूछता हूँ। अभिमन्यु ने भी एक 50 साल की औरत से पूछा, अंडस्को, क्या आप हमें बताएंगी भोला काका जो हवेली में काम करते थे उनका घर कहाँ है? उस औरत ने भी अभिमन्यु को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो भी अपनी साड़ी का पल्लू अपने सिर पर रखती हुई चली गई। अभिमन्यु ने जोर नजर से युवराज को देखा और युवराज को हंसी आ गई। युवराज बोला, अंडस्को, लगता है हमें फीमेल नहीं बताएगी, हमें कोई मेल ही बताएगा, हमें किसी मेल से पूछना चाहिए। दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर युवराज ने कहा, अंडस्को, बाबा, क्या आप हमें बताएंगे भोला काका का घर कहाँ है जो हवेली में काम करते थे? इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को, क्या करोगे भोला काका से मिलकर? युवराज ने कहा, अंडस्को, अगर पता है तो बता दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी काम है। कौन थी राणा साहब की जिंदगी में आई ये बंजारन और क्या हुआ उसका अंजाम? क्या भोला काका खोलेंगे राणा साहब की पिछली जिंदगी का राज? एपिसोड 23, आ जाओ सृष्टि। दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर युवराज ने कहा, अंडस्को, बाबा, क्या आप हमें बताएंगे भोला काका का घर कहाँ है जो हवेली में काम करते थे? इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को, क्या करोगे भोला काका से मिलकर? युवराज ने कहा, अंडस्को, अगर पता है तो बता दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी काम है। अब आगे वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, अंडस्को, अरे बता तो दो, भोला काका से क्या काम है, क्या पता मैं तुम्हारी मदद ही कर दूं। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, अरे बाबा, आप हमें भोला काका का पता बता दीजिए, हम उनसे ही पूछ लेंगे, आप हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस पर वह बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अंडस्को, अरे भोला काका तो चला गया। युवराज ने पूछा, अंडस्को, कहाँ चला गया? इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को, जहाँ सब जाते हैं वही चला गया। अभिमन्यु बोला, अंडस्को, बाबा, अगर आपको भोला काका का घर पता है तो बता दीजिए, हम बहुत देर से परेशान हैं। इस पर वह बूढ़ा आदमी बोला, अंडस्को, दाएं हाथ पर सीधे चले जाना, चौथा घर भोला काका का ही है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी ने अपनी लाठी उठाई और वहां से चला गया। युवराज और अभिमन्यु बाबा के बताए हुए रास्ते पर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद वह एक घर के बाहर पहुंचे जहां पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, यार यहाँ क्या हुआ? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, चल पूछते हैं। दोनों एक आदमी के पास गए और युवराज ने उससे पूछा, अंडस्को, यहाँ क्या हुआ है? भोला काका के घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? इस पर वह आदमी बोला, अंडस्को, अरे आज सुबह सुबह ही भोला काका की मृत्यु हो गई। ये सुनकर युवराज और अभिमन्यु के माथे पर सिकन आ गई। वह कितनी उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। दोनों वहां से निराश होकर जाने लगे। तभी भोला काका की अर्थी को 4 लोग कंधा देकर ले जाने लगे। अभिमन्यु युवराज भी कुछ देर तक उन लोगों के पीछे पीछे चले। तभी अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, चल यार, यहाँ से जिससे जानना था वो चला गया। युवराज ने हाँ में गर्दन हिलाए और उन लोगों की साइड से निकलने लगे और तभी युवराज की नजर उस अर्थी पर पड़ी। युवराज ने भोला काका की शक्ल देखी तो वो डर से कांपने लगा। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, अब तुझे क्या हो गया? इस पर युवराज ने डरते हुए अभिमन्यु को अर्थी देखने का इशारा किया। अभिमन्यु ने उस अर्थी को देखा तो वो भी हैरान हो गया। भोला काका कोई और नहीं, वह बूढ़ा आदमी था जो अभिमन्यु और युवराज को पहले मिला था। युवराज तो डर रहा था, लेकिन अभिमन्यु ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, शीट यार, हमें काका मिले थे और पूछ भी रहे थे कि भोला काका से क्या काम है और हमने उन्हें बताया नहीं। युवराज तो हैरानी से अभिमन्यु को देख रहा था। उससे यकीन नहीं था कि अभिमन्यु किसी आत्मा से मिलेगा और ऐसे रिएक्ट करेगा, जबकि युवराज की तो डर के मारे हालत खराब थी। युवराज तो पहले ही डरता था, फिर भी वह हिम्मत करके सक्षम का पता लगाना चाहता था, और आज तो भोला काका की आत्मा से मिलकर युवराज को कुछ ज्यादा ही डर लग गया था। अभिमन्यु ने युवराज का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर आया। दोनों बाइक के पास आ गए।
युवराज की हालत अब भी खराब थी। तभी युवराज थोड़ा सा पलट गया। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो युवराज की एक चीख निकल गई। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए कहा, अंडस्को, अबे मैं हूं, इतना क्या डर रहा है? अब नहीं है, वो आत्मा चली गई। युवराज ने खुद को संभाला और फिर अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडस्को, यार मुझे किसी सक्षम का पता नहीं लगाना और ना ही किसी भोला काका से मिलना है भाई। मैं तो सम्राट के साथ यहाँ से निकल जाऊंगा। तुझे तो एक्सपीरियंस है आत्माओं से बात करने का और उनसे मिलने का, मुझे नहीं है। मैं तो सम्राट के साथ यहाँ से निकलने वाला हूँ। सम्राट सही कहता है, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अभिमन्यु बोला, अंडस्को, अबे तू इतने में डर गया? अभी तो बहुत लंबी जंग जितनी है, ये सोच जब सक्षम का असली रूप हमारे सामने आएगा तब क्या होगा। युवराज खुद को संभालते हुए बोला, अंडस्को भाई प्लीज तू हवेली चल, मेरा दिल तो यहाँ बहुत घबरा रहा है। इन खेतों को देखकर लगता है इन्हीं में से भोला काका निकाल कर आएंगे और हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। भाई प्लीज चल, मैं तो पहली बार किसी आत्मा से मिला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, यार तू सम्राट के साथ रहता है और इतना डरता है। युवराज ने कहा, अंडस्को, दोस्ती अपनी जगह है, डर अपनी जगह। अभिमन्यु, जल्दी से बाइक स्टार्ट कर हवेली चलते हैं। अभिमन्यु ने बाइक स्टार्ट की। युवराज पीछे बैठा और दोनों ही हवेली आ गए। अभिमन्यु अपने कमरे में गया तो युवराज भी पीछे पीछे अभिमन्यु के कमरे में चला गया। अभिमन्यु ने हाथ हिलाकर कहा, अंडस्को, युवराज तू कुछ ज्यादा ही डर गया। युवराज बोला, अंडस्को, जब तक मैं इस हवेली में हूँ तेरे साथ ही रहूंगा। अब तो कुछ भी समझ ले, मैं अकेला नहीं रहूंगा। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। सम्राट सृष्टि भी अपने कमरे में थे। सम्राट बेड पर सो रहा था और सृष्टि सोफे पर। आधी रात हो गई थी। धीरे धीरे हवाएं चलने लगी। हवा जिस गति से चल रही थी, पत्तों से आवाज आ रही थी। और तभी सृष्टि के कानों में आवाज आए, अंडस्को, आ जाओ सृष्टि मेरे पास, आ जाओ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? तुम्हें मेरे पास ही आना है। आ जाओ सृष्टि, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सृष्टि, मैं क्या तुम्हारा इंतजार ही करता रहूंगा? तुम मेरे पास नहीं आओगी? आ जाओ सृष्टि, एक बार आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ। सृष्टि नींद में उठी और उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। सृष्टि ने खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी और वो सामने देखती हुई चलती जा रही थी। सृष्टि चलते चलते कमरे से बाहर आ गई और वह आवाज कंटिन्यू सृष्टि को अपने पास बुला रही थी। सृष्टि सीढ़ियों से होती हुई हवेली के गेट पर पहुंच गई। इतना भारी भरकम गेट जिसे खोलने के लिए 2 नौकर लगते हैं, सृष्टि ने एक ही बार में खोल दिया। सृष्टि फिर उस आवाज को फॉलो करती हुई हवेली के गार्डन में आ गई। सृष्टि को होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, वह तो बस आवाज के पीछे पीछे चल दी। वह आवाज भी कंटिन्यू कह रही थी, सृष्टि आ जाओ, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, चलो सृष्टि मेरे साथ चलो। सम्राट तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के कान में आवाज आए, अंडस्को, उठो अभिमन्यु। अभिमन्यु के पास युवराज सो रहा था, इसलिए उसे नींद में लगा। युवराज ने उसे आवाज दी। अभिमन्यु ने आवाज इग्नोर कर दी। आवाज ने फिर कहा, अंडस्को, उठो अभिमन्यु, उठो अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु बेसुध सो रहा था। उस आवाज ने फिर से अभिमन्यु को जगाने की कोशिश की, उठो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने फिर उस आवाज को इग्नोर कर दिया। उस आवाज ने फिर से युवराज को आवाज लगाई, अंडस्को, उठो युवराज, उठो युवराज। युवराज अलसाए आंख खोली। इतने में उसे आवाज ने फिर कहा, अंडस्को, उठो युवराज। युवराज ने नोटिस किया कि वह आवाज किसी फीमेल की थी। युवराज झटके से उठ गया। युवराज ने अभिमन्यु को हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, अभिमन्यु उठ जल्दी। अभिमन्यु भी उठ गया। अभिमन्यु उठकर बैठ गया और युवराज को देखकर बोला, अंडस्को, तू डर क्यों रहा है? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, यार कोई लड़की मुझे कह रही थी। अंडस्को, उठो युवराज, उठो युवराज। और मेरी आंख खुल गई। अभिमन्यु का दिमाग खनका क्योंकि कुछ सेकंड पहले उसे भी वह आवाज आ रही थी, लेकिन उसने युवराज को बताया नहीं, वरना युवराज और ज्यादा डर जाता। अभिमन्यु ने युवराज का डर खत्म करने के लिए कहा, अंडस्को, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, कोई आवाज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जाग गया था तब भी वह आवाज आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं तो सम्राट के साथ निकल जाऊंगा। युवराज की घबराहट देखकर अभिमन्यु ने एक गिलास पानी युवराज को दिया और युवराज ने उसे पी लिया। अभिमन्यु ने फिर युवराज की बाजू पकड़ी और उसे खड़ा करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा चल, तू थोड़ी देर बालकनी में चल, ठंडी हवा खाएगा तो तेरी घबराहट काम हो जाएगी। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही बालकनी में गए और तभी उन दोनों की नजर सृष्टि पर पड़ी, जो हवेली के बाहर तक चली गई थी। अभिमन्यु ने युवराज को कोहनी मारकर कहा, अंडस्को, यार यह भाभी है ना? इस पर युवराज भी हैरान होकर बोला, अंडस्को, अरे फिर से नींद में चलने लगी। अभिमन्यु ने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, ओ नो, मैं अभी लेकर आता हूँ। अभिमन्यु सो की स्पीड से भागता हुआ गया। तब तक सृष्टि बहुत आगे तक जा चुकी थी।
अभिमन्यु लगातार सृष्टि को आवाज लगा रहा था, भाभी रुको रुको भाभी, लेकिन सृष्टि तो उस आवाज के पीछे पीछे ही चल रही थी। दूसरी तरफ युवराज को भी डर लग रहा था, इसलिए वह भी सम्राट के कमरे में जाकर सम्राट को जगाने लगा। फाइनली अभिमन्यु ने भागकर सृष्टि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तभी अभिमन्यु को दोहरी आवाज सुनाई दी, अंडस्को छोड़ो, इसे जाने दो। लेकिन अभिमन्यु ने सृष्टि को नहीं छोड़ा और सृष्टि वहीं बेहोश हो गई। अभिमन्यु ने सृष्टि को गोद में उठा लिया। अभिमन्यु सृष्टि को लेकर हवेली आ गया। तब तक दादा दादी सम्राट युवराज सब जाग चुके थे। अभिमन्यु ने सृष्टि को सोफे पर लेटा दिया। दादी घबराते हुए बोली, अंडस्को इसे क्या हुआ है? यह इतनी रात को कहाँ गई थी? सम्राट को गुस्सा आ गया। उसने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को इसे नींद में चलने की बीमारी है, जिसके चलते ये हवेली से बाहर चली गई और अभिमन्यु इसे लेकर आया है। अभिमन्यु सबको बताना चाहता था कि जब वह सृष्टि को लेकर आ रहा था तो उसे किसी दोहरी आवाज ने सृष्टि छोड़ने को कहा था, लेकिन वह जानता था कि इस वक्त यह बात करना सही नहीं है, इसलिए वह चुप ही रहा। अभिमन्यु जल्दी से किचन में गया और वहां से पानी का गिलास लेकर आया। अभिमन्यु ने सृष्टि के चेहरे पर मारते हुए उसे कहा, अंडस्को उठो भाभी, उठो भाभी। 2-4 छींटे मारने के बाद सृष्टि जग गई। सृष्टि ने खुद को इस हाल में देखा तो हैरान हो गई। उसके सामने दादा दादी सम्राट और युवराज खड़े थे। सृष्टि जल्दी से उठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। सम्राट को गुस्सा आ गया और वह दादा दादी पर चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी और आप चाहते हो कि मैं इस लड़की के साथ जिंदगी भर रहूं। ये लड़की बीमार है, इसे नींद में चलने की बीमारी है। जब मैं पहली बार मिला था तब भी ये सुसाइड करने जा रही थी और आज भी यह नींद में चलकर हवेली से बाहर चली गई। अगर इसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो आपका नाम बदनाम होता दादाजी। रणधीर जी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खड़े रहे। सम्राट ने गुस्से में आगे कहा, अंडस्को आपको इसके अलावा मेरे लिए कोई लड़की नहीं मिली, पढ़ी लिखी नहीं है, गांव से बाहर नहीं गई, नींद में चलने की बीमारी है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मैं इससे शादी करके इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं? आज अगर अभिमन्यु नहीं होता तो ये या तो मर चुकी होती या किसी जानवर के हाथ लग गई होती। सृष्टि तो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सम्राट की बात सुन रही थी। सम्राट को सच में इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसके दादा दादी ने एक ऐसी लड़की से उसकी शादी कर दी। सम्राट और ज्यादा गुस्सा करता है उससे पहले ही अभिमन्यु ने सम्राट को समझाते हुए कहा, अंडस्को बस कर सम्राट, देख तो वह पहले ही कितनी डरी हुई है। क्या सम्राट ने कर लिया है सृष्टि को छोड़ने का फैसला? एपिसोड 24 भूतिया कुआं। 24 सृष्टि तो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सम्राट की बात सुन रही थी। सम्राट को सच में इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसके दादा दादी ने एक ऐसी लड़की से उसकी शादी कर दी। सम्राट और ज्यादा गुस्सा करता है उससे पहले ही अभिमन्यु ने सम्राट को समझाते हुए कहा, अंडस्को बस कर सम्राट, देख तो वह पहले ही कितनी डरी हुई है। अब आगे। सम्राट को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सम्राट को गुस्सा तो इस बात का था कि वह हवेली में फंसकर रह गया और इस बात का गुस्सा उसने सृष्टि पर निकाल दिया, जबकि अभिमन्यु समझ चुका था कि सृष्टि अपनी मर्जी से या नींद में चलकर नहीं जाती बल्कि उसे कोई बुलाता है। सम्राट इससे ज्यादा गुस्सा करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे खींचता हुआ उसके कमरे में ले गया और वहां ले जाकर बोला, अंडस्को सम्राट दिमाग खराब है तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रहे हो। सम्राट भी गुस्से में बोला, अंडस्को अभिमन्यु मैंने मना किया था दादा दादी से कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने तो जिद पकड़ी हुई थी कि वह इसी लड़की से मेरी शादी करेंगे। अब देखा ना तूने कैसी लड़की है वह। सम्राट की बात सुनकर अभिमन्यु को भी गुस्सा आ गया और उसने भी गुस्से में कहा, अंडस्को कैसी लड़की है? क्या वह जानबूझकर चल कर गई थी? तू तो डॉक्टर है ना, कम से कम तुझे तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तू तो ये समझता है ना कि वह नींद में चलती है? समझता हूँ मतलब? अभिमन्यु तू जानता है जब मैं इससे पहले बार मिला था तो कुएं में छलांग लगाने जा रही थी, मैं नहीं होता तो उसी दिन मर जाती। सम्राट चिल्लाया। कुएं की बात सुनकर अभिमन्यु का दिमाग खनका। अभिमन्यु ने पूछा, अंडस्को कौन सा कुआं? कहाँ मिली थी तुझे भाभी? सम्राट बोला, अंडस्को अरे वह हवेली से पहले 3 किलोमीटर एक अजीब से रास्ते में कुआं पड़ता है, वही मिली थी। अभिमन्यु ने कुछ सोचकर कहा, अंडस्को अच्छा अब तू सो जा, परेशान मत हो, भाभी की बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, वो ठीक हो जाएगी। सम्राट बोला, अंडस्को अभिमन्यु मैं एक बात सच सच बता देता हूँ, मैं सृष्टि के साथ अपनी जिंदगी नहीं बता सकता। अभिमन्यु बोला, अंडस्को इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तू सो जा, तेरा दिमाग गर्म है, ठंडा हो जाएगा। तू बाद में अपने और सृष्टि के रिश्ते के बारे में सोचना, सृष्टि अच्छी लड़की है। अब सम्राट ने भी अभिमन्यु से बहस करना ठीक नहीं समझा और वह भी जाकर बेड पर लेट गया। अभिमन्यु को रह रहकर वह आवाज सुनाई दे रही थी जिस आवाज ने अभिमन्यु के कान में कहा था कि छोड़ दे इसे।
अभिमन्यु बहुत देर तक सम्राट के कमरे में ही चक्कर लगाता रहा। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अंडस्को अगर यह बात युवराज को बताऊंगा तो युवराज और ज्यादा डर जाएगा। वैसे ही जब से वह भोला काका की आत्मा से मिला है तब से ही उसकी पेंट गीली है। ये सोचकर अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर चला गया। वही दूसरी तरफ दादा दादी सृष्टि को देखकर बोले, अंडस्को वह गुस्से में है बेटा, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। तुम उसकी बात को दिल पर मत लेना, जाओ तुम भी आराम कर लो। सृष्टि भी चुपचाप वहां से चली गई और सम्राट के कमरे में आ गई। तब तक सम्राट सो चुका था लेकिन अब सृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे लेकिन सम्राट नाश्ता करने नीचे नहीं आया। सृष्टि को सम्राट के लिए बुरा लग रहा था, वह कहीं ना कहीं सम्राट की हालत समझ रही थी। वही अभिमन्यु ने नाश्ता करते हुए युवराज के कान में बोला, अंडस्को तूने कहा था ना कि तू और सम्राट सृष्टि भाभी को किसी कुएं के पास मिले थे। युवराज ने कहा, अंडस्को हाँ मिले थे, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को युवराज आज हम उसे कुएं के पास चलेंगे, क्या पता हमें वहां कोई सुराग मिल जाए। युवराज ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को सुन भाई, मेरा कल का डर खत्म नहीं हुआ और अब मैं तेरे साथ जाकर एक और डर घर लेकर नहीं आऊंगा। मैं नहीं जाने वाला, मुझे माफ कर दे। अभिमन्यु नाश्ता करते हुए बोला, अंडस्को अबे तू किस बात का साइकेट्रिस्ट है जो तू इतनी सी बात पर डर गया? मैं हूं ना, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, हम दोनों उस कुएं के पास जाएंगे। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता कर लिया। दादा दादी ने भी आज सम्राट को नाश्ता करने के लिए नहीं कहा, लेकिन सृष्टि को सम्राट का भूखा रहना अच्छा नहीं लग रहा था। सृष्टि ने फिर से एक प्लेट लगाए और सम्राट के कमरे में चली गई। सम्राट इस वक्त बालकनी में खड़ा था और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सम्राट बस यहाँ से जाना चाहता था लेकिन उसके जाने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे थे। सृष्टि सम्राट के पास आए और धीरे से बोली, अंडस्को डॉक्टर जी खाना खा लीजिए, आपने नाश्ता नहीं किया। सम्राट ने गुस्से में कहा, अंडस्को सृष्टि यहाँ से चली जाओ वरना मेरा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। इस पर सृष्टि बोली, अंडस्को आप अपना गुस्सा मुझ पर उतार लीजिए लेकिन खाना तो खा लीजिए, खाने से किस बात का गुस्सा। सम्राट गुस्से में पलटा और उसने सृष्टि को देखा और सृष्टि को देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। सृष्टि की खूबसूरती सम्राट को अट्रैक्ट करती थी, सम्राट ये बात समझता भी था। सम्राट ने सृष्टि के हाथ में खाने की प्लेट देखी। सृष्टि ने वह प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को खाना खा लीजिए डॉक्टर जी, मैं आज विनोद से कहकर पता करवा दूंगी कि पुलिया ठीक हो गई क्या, फिर आप चले जाना। सृष्टि अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। सम्राट कमरे में आया और बैठकर नाश्ता करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु खींचकर युवराज को हवेली के बाहर ले आया और बोला, अंडस्को तू पागल तो नहीं हो गया? जब तू अकेला था तब तो कह रहा था कि सक्षम का पता लगा लूंगा, और अब जब मैं तेरे साथ सक्षम का पता लगवा रहा हूं तो तू पीछे हट रहा है, तो इतना डरता क्यों है? अब आत्मा मारती वारती नहीं है, बस खून चूसती है। ये सुनकर तो युवराज की हालत और खराब हो गई। उसने अभिमन्यु का हाथ झटकते हुए कहा, अंडस्को अबे तू मुझे इतना क्यों डराता है? अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, अंडस्को अब तू चल मेरे साथ और अपने डर पर थोड़ा कंट्रोल कर, हम सक्षम के बारे में पता लगा लेंगे। अभिमन्यु ने अपनी बाइक स्टार्ट की और युवराज को जबरदस्ती अपने पीछे बैठाया और फिर वह दोनों उस रास्ते पर आ गए जहां वह कुआं था। युवराज ने अभिमन्यु की बाइक रुकवाते हुए कहा, अंडस्को अभिमन्यु बाइक यहीं रोक, वह कुआं यही आसपास ही था। अभिमन्यु ने बाइक रोक दी, दोनों बाइक से उतर गए और एक रास्ते की तरफ चले गए जो कच्चा था। अभिमन्यु ने चलते हुए कहा, अंडस्को युवराज तुम्हें क्या लगता है सृष्टि भाभी नींद में चलती है? युवराज ने कहा, अंडस्को मुझे नहीं लगता वह नींद में चलती है, मुझे लगता है वह किसी के कंट्रोल में है, मतलब उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है और अपने पास बुलाता है और वो बिना सोचे समझे उनके पास चली जाती है। अभिमन्यु को युवराज का जवाब सुनकर हैरानी हुई। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडस्को तुम्हें ये सब कैसे पता? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को देख मैं आत्मा से तो पहले कभी मिला नहीं हूँ लेकिन तेरी बदौलत वह भी मिल लिया, लेकिन मैं आत्माओं पर यकीन जरूर करता हूँ। ऐसा होता है कि हमें कोई नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर लेती है और हम उस नेगेटिव एनर्जी के पीछे पीछे चले जाते हैं। सृष्टि भाभी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अभिमन्यु बोला, अंडस्को लेकिन युवराज ऐसा भी तो हो सकता है उनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी हो। युवराज ने कहा, अंडस्को हो ही नहीं सकता, उनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं है। मल्टीपल पर्सनैलिटी होती तो वह अलग बिहेव करती, लेकिन वह हमेशा एक जैसा ही बिहेव करती है, हो ना हो उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ खींचती है। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही एक जगह आ गए। युवराज ने कहा, अंडस्को यार इतना याद तो नहीं है क्योंकि उस वक्त बहुत रात हो रही थी, लेकिन वह कुआं यही आसपास ही था। अभिमन्यु ने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां कोई कुआं नहीं था। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को सच कह रहा है तू, कुआं आसपास ही था, ऐसा तो नहीं वह कोई और जगह हो।
युवराज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद यही वह जगह थी, मैं श्योर नहीं हूँ, बस शायद से कह रहा हूँ। अभिमन्यु और युवराज दोनों बहुत चल दिए थे। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, यार थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, शायद कुआं मिल जाए। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को, कुआं मिल जाएगा तो क्या उसमें कूदकर मरेगा? तू उस कुएं के पास जाना क्यों चाहता है? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, क्योंकि तू जिस नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा है वह नेगेटिव एनर्जी उस कुएं में रहती है। उसी कुएं में से सृष्टि भाभी को आवाज आती है और वही नेगेटिव एनर्जी सृष्टि भाभी को कुएं तक लेकर आती है। कल भी अगर मैं वहां नहीं होता तो सृष्टि भाभी यहां तक पहुंच जाती। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को, देख, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी सृष्टि भाभी को अपनी तरफ खींचती है तो कोई पॉजिटिव एनर्जी उन्हें बचाती भी है, क्योंकि कल रात हम दोनों को ही आवाज आई थी। अभिमन्यु ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे भी किसी ने जागने की कोशिश की थी। मैं जगा नहीं तो उसने तुझे जगा दिया और फिर मैंने सृष्टि भाभी को यहाँ तक आने से बचा लिया। इस पर युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, तू कहना चाहता है कि हमें अभी पॉजिटिव एनर्जी का भी पता लगाना पड़ेगा? अभिमन्यु ने थोड़ा सा हंसकर कहा, अंडरस्को, भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं होता, आत्माएं होती हैं, तो हमें उस आत्मा का भी पता लगाना पड़ेगा जिसने हमें कल रात जगाया था। क्योंकि जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है वह आत्मा हमारी हवेली में ही रहती है और जो आत्मा भाभी को बुलाती है वह इस जंगल में रहती है। युवराज थोड़ा डरते हुए बोला, अंडरस्को, भाई प्लीज नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी बोल, तो यह आत्मा बोलता है तो मुझे और ज्यादा डर लगता है। थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें कुआं दिखाई दिया। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, देखा, कुआं आ गया। अभिमन्यु एक कदम चल ही था कि युवराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, देख, मुझे डर लग रहा है यार, प्लीज तू चल, हम क्या करेंगे इस कुएं के पास जाकर, जो भी पता लगाना है हवेली में रहकर लगाते हैं। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को, इतनी दूर आ गए हैं, अब कुएं के पास तो जाएंगे ही ना, देखते हैं आखिर कौन सी वह नेगेटिव एनर्जी है जो सृष्टि भाभी को खींचती है। यहाँ हमें कुछ तो पता चलेगा, ऐसे तो सम्राट और सृष्टि भाभी के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी। हमें ये सब खत्म करना चाहिए और हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा। दादा दादी हमारी मदद नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहता कि सम्राट और सृष्टि भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सृष्टि भाभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कुएं के पास ही है। अब चल तू भी, और नहीं जाना तो तू यहाँ खड़ा रह, मैं देख कर आता हूँ। युवराज ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, क्या मुसीबत है? फिर वह भी अभिमन्यु के पीछे पीछे उस कुएं तक आ गया। दोनों उस कुएं के पास खड़े थे। वह कुआं देखने में बहुत पुराना था, ज्यादा ऊंचा भी नहीं था। अभिमन्यु ने उस कुएं को देखकर युवराज से कहा, अंडरस्को, युवराज, ये कुआं इस जंगल में कैसे? मतलब क्या लोग जंगल में आकर पानी भरते थे? कुआं तो गांव के आसपास होना चाहिए। युवराज अपना डर कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडरस्को, भाई, ये भूतिया कुआं है, अब चल यहाँ से। अभिमन्यु बहुत ध्यान से उस कुएं को देख रहा था, पर तभी कुएं की दूसरी तरफ से सक्षम खड़ा हुआ। सक्षम के गले में एक मरा हुआ भेड़िया था जिसका आधा मांस सक्षम ने खाया हुआ था और सक्षम के चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था, जिसे देखकर युवराज और अभिमन्यु दोनों ही डर गए। लेकिन अभिमन्यु ने अपना डर कंट्रोल कर लिया, जबकि युवराज की चीख निकलते हुए रह गई। क्या आज पता लगा लेंगे अभिमन्यु और युवराज सक्षम के राज का? एपिसोड 25, सक्षम के मुंह पर लगा किसका खून? युवराज अपना डर कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडरस्को, भाई, ये भूतिया कुआं है, अब चल यहाँ से। अभिमन्यु बहुत ध्यान से उस कुएं को देख रहा था, पर तभी कुएं की दूसरी तरफ से सक्षम खड़ा हुआ। सक्षम के गले में एक मरा हुआ भेड़िया था जिसका आधा मांस सक्षम ने खाया हुआ था और सक्षम के चेहरे पर लगा हुआ था, जिसे देखकर युवराज और अभिमन्यु दोनों ही डर गए। लेकिन अभिमन्यु ने अपना डर कंट्रोल कर लिया, जबकि युवराज की चीख निकलते हुए रह गई। ए फ्लैट आगे। अभिमन्यु अभी हैरानी से सक्षम को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि सक्षम जैसा 5 साल का लड़का किसी मरे हुए भेड़िए को खा सकता। सक्षम ने अभिमन्यु और युवराज को दिखा तो भेड़िए को अपने कंधे से उतार कर फेंक दिया और जंगल की तरफ भागने लगा। सक्षम जैसे भाग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर भाग रहा हो। सक्षम को ऐसा भागते देखकर अभिमन्यु भी उसके पीछे भागता हुआ गया और चिल्लाता हुआ बोला, अंडरस्को, सक्षम रुको, सक्षम रुक जाओ, सक्षम रुक जाओ। लेकिन सक्षम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका और जंगल के अंदर चला गया। अभिमन्यु भी भागता हुआ उसके पीछे चला गया। युवराज ने आसपास देखा तो वह वहां अकेला था, इसलिए युवराज भी अभिमन्यु के पीछे पीछे भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया। अभिमन्यु जंगल में भाग रहा था। भागते भागते अचानक ही सक्षम कहाँ गायब हो गया, अभिमन्यु को पता ही नहीं चला। अभिमन्यु ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, सक्षम सामने आओ, सक्षम मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। सक्षम, मैं समझ गया तुम कोई 5 साल के बच्चे नहीं हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ,
तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मेरे सामने आओगे तो मैं डर जाऊंगा? मैं नहीं डरता। अभिमन्यु को अंदर अंदर थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन वह चाहता था सक्षम का राज आज ही खुल जाए। पीछे पीछे युवराज भी भाग कर आ गया। युवराज ने अभिमन्यु की बाजू को पकड़कर कहा, अंडस्को देख अभिमन्यु, तू चल यहाँ से। लेकिन अभिमन्यु ने युवराज का हाथ झटक कर कहा, अंडस्को नहीं, मैं सक्षम से आमना सामना करके ही रहूंगा। आखिर सक्षम है कौन? 5 साल का बच्चा भेड़िया मारकर नहीं खा सकता। अभिमन्यु ने फिर से सक्षम को आवाज लगाई, अंडस्को सक्षम सामने आओ। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं किसी पेड़ के पीछे छुपे हो। तुम्हें लगता है तो मुझे डरा दोगे, तो तुम मुझे नहीं डरा सकते। लेकिन सक्षम बाहर नहीं आया। युवराज ने डर के मारे अपना सलाइवा गटका और अभिमन्यु की बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, अंडस्को प्लीज अभिमन्यु चलो यहाँ से। अभिमन्यु वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त डर से ज्यादा सक्षम पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन युवराज के बहुत ज्यादा कहने पर वह जंगल से बाहर आ गया। युवराज अभिमन्यु को खींचता हुआ बाइक के पास ले आया। युवराज ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को अभिमन्यु, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने देखा ना सक्षम कैसा है? सच कहा था सक्षम ने, हम उसकी सच्चाई देख नहीं पाएंगे। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है सक्षम, और तू उसके पीछे पीछे भाग गया बिना ये सोचे कि सक्षम तुझे मार भी सकता है। अभिमन्यु तो गुस्से में लंबी लंबी सांस ले रहा था। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को आज के आज दादाजी को इस बारे में बताना होगा। उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। वह जानते हैं कि सक्षम जंगलों में जाता है और शिकार करता है, लेकिन हमें नहीं बताते। शायद यही कारण है कि दादाजी नहीं चाहते मैं हवेली में रुकूं। युवराज ने कहा, अंडस्को अभी हवेली वापस चलते हैं, तुम खुद को शांत कर लो। अभिमन्यु ने गुस्से में बाइक स्टार्ट की। युवराज पीछे बैठ गया। अभिमन्यु बहुत गुस्से में बाइक चला रहा था। अभिमन्यु को बार बार सक्षम का चेहरा याद आ रहा था। सक्षम के चेहरे पर लगा हुआ भेड़िए का खून, सक्षम के गले में लिपटा हुआ मरा हुआ भेड़िया, सक्षम का जानवर की तरह जंगल में भाग जाना अभिमन्यु को एक एक करके याद आ रहा था। अभिमन्यु हवेली पहुंच चुका था। उसने अपनी बाइक गार्डन में रोकी और उतरकर गुस्से में हवेली के अंदर चला गया। अभिमन्यु हवेली के हाल में आया और चिल्लाकर बोला, अंडस्को दादाजी दादाजी बाहर आइए, मुझे आज आपसे साफ साफ बात करनी है। बाहर आइए, साफ साफ बताए कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। अभिमन्यु अपने में ही चिल्ला रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। युवराज ने अभिमन्यु को शांत करवाते हुए कहा, अंडस्को तू शांत हो जा, हम दादाजी से प्यार से आराम से बात भी कर सकते हैं। अभिमन्यु गुस्से में बोला, अंडस्को प्यार से बात करेंगे तो दादाजी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आज तक मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। मैं 10 साल का था तब से ही इन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया था, और तब से लेकर अब तक मैं कभी कभी घर आता हूँ, और अब जब 3 महीने के लिए आया हूँ तो भी मुझे भेजने के लिए तैयार है। अभिमन्यु ने फिर युवराज की तरफ नामे गर्दन हिलाकर गुस्से में कहा, अंडस्को आज तो दादाजी को मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। उन्हें मेरे हर बात का जवाब देना होगा। वह बात बतानी होगी जो सक्षम से जुड़ी हुई है। उन्हें बताना होगा सक्षम का जन्म कैसे हुआ। उन्हें बताना होगा चाचा चाची की डेथ कैसे हुई। अभिमन्यु ने फिर से आवाज लगाई, अंडस्को दादाजी दादाजी। इस बार विनोद अभिमन्यु के पास आकर बोला, अंडस्को छोटे मालिक बड़े मालिक घर पर नहीं है, वह तो मालकिन के साथ महापुरोहित जी के आश्रम गए हैं। विनोद की बात सुनकर अभिमन्यु ने पिल में एक पंच दे मारा और फिर पूछा, अंडस्को सम्राट कहाँ है? इस पर विनोद ने कहा, अंडस्को वह अपने कमरे में है। और भाभी कहाँ है? अभिमन्यु ने फिर पूछा। विनोद ने कहा, अंडस्को वह तो दादा दादी के साथ आश्रम गई है। अभिमन्यु ने पूछा, अंडस्को और सक्षम कहाँ है? इस पर विनोद चुप हो गया। अभिमन्यु ने फिर पूछा, अंडस्को कुछ पूछ रहा हूँ, सक्षम कहाँ है? उसे कहीं आते जाते देखते हो या नहीं? विनोद ने गर्दन झुकाते हुए कहा, अंडस्को छोटे मालिक बड़े मालिक ने सक्षम पर नजर रखने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है सक्षम जहां जाना चाहता है जा सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। अभिमन्यु गुस्से में अपने कमरे में चला गया। युवराज भी पीछे पीछे चला गया। अभिमन्यु बहुत देर तक गुस्से में कमरे में टहलता रहा। युवराज अभिमन्यु को टहलता हुआ देख रहा था। फाइनली आधे घंटे बाद युवराज ने कहा, अंडस्को अभिमन्यु गुस्सा करने से क्या होगा? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को मैं और तुम जो देख कर आए हैं, क्या उस पर हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए? तुम भी जानते हो और मैं भी जान गया कि दादाजी हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं जो हमें बताना नहीं चाहते। युवराज ने कहा, अंडस्को और वह हमें बताएंगे भी नहीं, मैं पूछकर देख चुका हूँ। उन्होंने कहा, अंडस्को कि युवराज तुम हमारी कोई मदद नहीं कर पाओगे, इसलिए हमारी परेशानियों से दूर रहो। यही जवाब वह तुम्हें देंगे। तुम चाहे जितना भी सिर पटक लो, वह तुम्हें सच नहीं बताएंगे। और यही बात मैं तुम्हें पहले दिन से कहता आया हूँ, वह हमें सच नहीं बताएंगे। वह शायद मजबूर है सच बताने के लिए,
इसीलिए वह किसी को सच नहीं बता सकते। फिर भी तुम अगर अपनी तसल्ली के लिए दादा से पूछना चाहते हो तो पूछ लेना। अभिमन्यु अपने आप को शांत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और तभी बाहर दादा दादी की गाड़ी आकर रुकी। अभिमन्यु बाहर जाने लगा तो युवराज ने हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्कोप, गुस्से से काम नहीं चलेगा अभिमन्यु, तुम चाहे गुस्से से पूछो या प्यार से, मुझे नहीं लगता दादाजी हमें कुछ भी बताएंगे, हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। अभिमन्यु ने हाँ में गर्दन हिलाए और खुद को शांत किया और फिर नीचे आ गया। तब तक दादा दादी और सृष्टि भी घर के अंदर आ गए थे। अभिमन्यु ने दादाजी की तरफ देखकर पूछा, अंडरस्कोप, दादाजी महापुरोहित जी का आश्रम कहाँ है? इस पर दादाजी ने कहा, अंडरस्कोप, तुम क्यों पूछ रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप, क्योंकि कल मैं भी महापुरोहित जी से मिलने जाऊंगा। तुम्हें महापुरोहित जी से क्यों मिलना है? दादाजी ने सवाल किया। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप, क्योंकि मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादाजी ने कहा, अंडरस्कोप, क्या पूछना चाहते हो? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप, जो पूछना चाहता हूँ उसका जवाब आप मुझे नहीं दे सकते तो आपको सवाल बताने से कोई फायदा नहीं है। अभिमन्यु के लहजे में अकड़ साफ नजर आ रही थी। दादाजी भी गुस्से में अभिमन्यु को देखने लगे तो दादी ने अभिमन्यु का बाजू पकड़कर कहा, अंडरस्कोप, अभिमन्यु, ये क्या तरीका है अपने दादाजी से बात करने का? अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप, दादी, पहले आप मुझे ये बताएं सक्षम कहाँ है? इस पर दादी चुप हो गई। दादी ने कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु ने दादी की चुप्पी देखकर फिर पूछा, अंडरस्कोप, बताए ना दादी, सक्षम कहाँ है? आपको नहीं पता आपका 5 साल का पोता कहाँ भटक रहा है, या कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, और आप लोगों ने उस स्कूल में क्यों नहीं भेजा? क्या उसे अनपढ़ रखने का इरादा है? क्या वह मेरे और सम्राट की तरफ पढ़ लिखकर कुछ बनेगा नहीं? अच्छा दादी, यह बताए, सक्षम के दोस्त क्यों नहीं है? सक्षम हमेशा काले कपड़े क्यों पहना है? सक्षम के कमरे में एक भी खिलौने क्यों नहीं है? सक्षम आम बच्चों की तरह क्यों नहीं रहता? सक्षम हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाता था? सक्षम किसी भी पूजा में शामिल क्यों नहीं होता? दादा दादी दोनों ही हैरानी से अभिमन्यु को देख रहे थे। दोनों के पास ही अभिमन्यु के सवालों के जवाब नहीं थे, या कह सकते हैं कि वह अभिमन्यु को जवाब देना नहीं चाहते थे। वही हाल में सम्राट भी अपने कमरे से निकलकर हाल में आ गया। सम्राट ने देखा दादाजी और अभिमन्यु के बीच बहस हो रही है तो वह भी सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया। सम्राट ने युवराज को देखकर कहा, अंडरस्कोप, क्या हुआ? अभिमन्यु दादाजी से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? युवराज ने एक नज़र सम्राट को देखा और फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था अगर सक्षम की बात उसे बताएंगे तो वह यकीन नहीं करेगा। दादाजी ने भी अकड़ कर कहा, अंडरस्कोप, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहा था ना सक्षम से दूर रहो। अभिमन्यु ने ताली बजाकर हंसकर कहा, अंडरस्कोप, क्या बात है दादाजी, मैं सक्षम से दूर रहूं? सक्षम खुद ही हम सब से दूर रहता है। अभिमन्यु ने फिर चिल्लाकर कहा, अंडरस्कोप, दादाजी, सच तो आपको हमें बताना ही होगा, मैं बिना सच सुने आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर सम्राट ने अभिमन्यु के पास आकर कहा, अंडरस्कोप, अभिमन्यु, ये कौन सा तरीका है दादाजी से बात करने का? अभिमन्यु ने सम्राट को गुस्से में देखकर कहा, अंडरस्कोप, आंखें तू बंद करके चलता है, मैं नहीं। आंख खोलकर देखा होता तो ये सवाल तू करता, लेकिन तू तो 2 दिन के लिए आता है, हवन में बैठता है और चला जाता है। तूने एक बार भी दादाजी से पूछा कि किस बात की पूजा होती है? तूने कभी दादाजी से पूछा कि हवन हमेशा गार्डन में ही क्यों होता है? तूने कभी दादाजी से पूछा कि इस हवन में तेरा ही बैठना जरूरी क्यों है? तूने कभी दादाजी से पूछा कि सक्षम हम सब के साथ क्यों नहीं रहता, अलग अलग क्यों रहता है? सम्राट तो पहले ही अभिमन्यु के गुस्से से हैरान था, अब तो अभिमन्यु की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। अभिमन्यु ने फिर दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्कोप, आप मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। सक्षम हमारे साथ खाना इसलिए नहीं खाता क्योंकि वो शिकार करता है, वो जंगल में जाकर जानवरों को मार कर खाता है। मैंने इन्हीं आंखों से सक्षम को भेड़िए को खाते हुए देखा है। आप सक्षम को अपने घर कैसे रख सकते हैं? सक्षम है कौन, क्या आप नहीं जानते? क्या आज रणधीर सिंह राणा खोल देगा सक्षम का राज? क्या होगा अभिमन्यु का अगला कदम? सब जानने के बाद